हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज हम लोग यांत्रिकी विज्ञान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यांत्रिकी विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे और हम ये जान लेते हैं कि आज हम मैकेनिक्स में किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स की डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यांत्रिकी की वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यांत्रिकी की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन मतलब आवश्यक परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम सदिश अदिश राशियों के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने मैकेनिक्स से चालू करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि मैकेनिक्स की परिभाषा क्या है। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर अनेक प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, मतलब फोर्स ऑफ नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स मेरा एक प्रकार का तो होता नहीं है, फोर्स हमारे अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, नॉन बैलेंस फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम जानते हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा फोर्स किस नेचर का है। उसके बाद तथा वस्तु पर अनेक प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है कि वस्तु पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वस्तु पर कैसे प्रभाव पड़ता है, मान लीजिए कि टेबल पे एक बुक रखी हुई है, टेबल पे एक बुक रखी हुई है। अब हम बुक पर कुछ बल लगाते हैं, अब हम किताब पे कुछ बल लगाते हैं तो किताब कुछ दूरी तक मूव करेगी, कुछ विस्थापन दिखाएगी, वो कुछ विस्थापन करेगी अपनी पोजीशन से। तो वह कितना विस्थापन करती है या फिर बल का कितना प्रभाव पड़ा उस पर, उसके बारे में पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में। तो अब यहाँ नोट करके लिखा हुआ एक चीज, उसको पढ़ लेते हैं। मौलिक रूप से यांत्रिकी मैकेनिक्स को बल विज्ञान भी कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी कितने भागों में बांटा गया है। ये स्टैटिक और डायनेमिक मतलब स्थिति विज्ञान तथा गति विज्ञान में बांटा गया है। उसके बाद गति विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, एक होता है शुद्ध गति विज्ञान मतलब काइनेमेटिक और एक होता है बल गति विज्ञान मतलब काइनेटिक। तो सबसे पहले हम स्टैटिक पढ़ते हैं, स्थिति विज्ञान क्या होता है। इसके अंतर्गत विराम में अवस्था में वस्तु पर बल के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जो वस्तु हमारा विराम अवस्था में है, मतलब जो वस्तु हमारी रुकी हुई है, उसमें जो बल का प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब कोई वस्तु रुकी हुई है, उसमें जो भी बल हम लगाएंगे तो बल का कितना प्रभाव पड़ा है उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा स्थिति विज्ञान में आता है। अब हम डायनेमिक मतलब गति विज्ञान के, तो आइए अब हम लोग गति विज्ञान मतलब डायनेमिक को पढ़ते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्थिति विज्ञान में हम क्या पढ़े थे, जो हमारा विराम अवस्था में कोई भी वस्तु, जब कोई हमारी विराम अवस्था में होती है तो उसमें बल का प्रभाव क्या होता है उसको पढ़ते हैं। और गति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जब कोई भी वस्तु हमारी गति में होती है तो उसमें बल का प्रभाव क्या पड़ेगा उसको हम पढ़ते हैं।
तो स्टैटिक और डायनेमिक हमने यहाँ कवर कर लिया है। अब डायनेमिक के दो पार्ट हैं, उनको पढ़ते हैं, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक। शुद्ध गति विज्ञान, बल गति विज्ञान। तो सबसे पहले शुद्ध गति विज्ञान को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वस्तुओं के गति के विषय में। हालांकि यह गति बलों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। मतलब ये जो गति होगी वो किसके प्रभाव से उत्पन्न होगी? जब हम किसी ऑब्जेक्ट में बल लगाते हैं तभी तो वो गति में आता है। फिर भी बल या मास विचार नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पे बल और उसके द्रव्यमान का विचार नहीं किया जाता है। तो एक बार रिकॉल करते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में बात की जाती है। हालांकि यह गति बल से आती है, फिर भी यहाँ पे बल तथा द्रव्यमान का किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक, मतलब बल गति विज्ञान। तो आइए समझते हैं बल गति विज्ञान किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल तथा द्रव्यमान पर विचार किया जाता है। मतलब काइनेमेटिक का ये एक तरीके से उल्टा होता है। काइनेमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक मतलब शुद्ध गति विज्ञान में हम सिर्फ यह पढ़ते हैं कि हमारी जो वस्तु है वह गति में है, किस कारण गति में है उसमें हम ये नहीं पढ़ते हैं। लेकिन काइनेटिक मतलब बल गति विज्ञान में हम ये भी पढ़ते हैं जो भी मेरा वस्तु है वो किस कारण गति में आया है, उसके बल के बारे में, उसके द्रव्यमान के बारे में हम काइनेटिक में सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिकी मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है। इसके ज्ञान का उपयोग वस्तुओं के निर्माण, क्रिया तथा परीक्षण, टेस्टिंग में होता है। तो इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए। कोई भी वस्तु मतलब कोई भी, समझ लीजिए एक तरीके से कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इक्विपमेंट का हम टेस्टिंग करते हैं तब भी हमें मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मशीन या यंत्र विन्यास मैकेनिज्म के किसी पुर्जे, ढांचे या उसके अवयव के निर्माण के लिए सर्वप्रथम उस अंग पर लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं। मतलब मशीन में अगर मशीन का कोई भी अंग का हम निर्माण कर रहे हैं तो उस अंग में जो भी बल लग रहा है हमारा, सबसे पहले उस बल को हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। फिर उनके प्रभाव आदि पर विचार करके अंग का साइज तथा उसका पदार्थ निश्चित किए जाते हैं। उसके बाद जब हमको बल ज्ञात हो जाता है उसके बाद हम उसके अंग के साइज को बताते हैं। मतलब उस अंग की कितनी साइज होगी उसको एक निश्चित कर दिया जाता है। इसके लिए यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम यांत्रिकी का मूल सिद्धांत मतलब जो भी लॉ दिया गया होगा, जो नियम दिया गया होगा मैकेनिक्स का, उसको हम पढ़ते हैं। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उनके ऐसी क्रियाएं हैं जिनको समझने के लिए यांत्रिकी का ज्ञान बहुत आवश्यक है, जैसे चलना, फिसलना आदि। जैसे हम चलते हैं तो किस कारण चलते हैं? हमारी ग्रिप बनी रहती है ज़मीन में, इस कारण हम चल पाते हैं। और फिसलना, हम फिसलते कब हैं? हम फिसलते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस में, जहाँ पे हमारा घर्षण काम नहीं कर पाता है, उस जगह पे हम फिसलते हैं। तो दैनिक जीवन में भी मैकेनिक्स का हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी को हम यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं। और ये यूपीबीटी एग्ज़ाम में 2006 में, 7 में, 9 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है।
तो अब हम आवश्यक परिभाषाएं मतलब इम्पोर्टेंस डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मैटर, पदार्थ। पदार्थ वह है जो हमारी सेंसेस पर कुछ प्रभाव डाल सके और कुछ स्थान घेरे। मतलब सेंसेस क्या होता है, जिसे हम सेंस कर सकें। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे आप समझ लीजिए कि एक बुक है, अब बुक को हम टेबल पे रखे हैं, तो अब हम बुक को कैसे सेंस कर सकते हैं, उसको छू के बता सकते हैं कि ये बुक है। अपने आँख से पढ़ के बता सकते हैं कि वो बुक है। यहाँ देखिए, देखने, छूने, सूंघने तथा सुनने आदि से पता चलता है उसकी उपस्थिति के बारे में। तो अब बुक कितना स्थान घेरा है उस टेबल में, जहाँ पे हम बुक रखेंगे तो उस टेबल की उतनी जगह तो अब बुक घेर लिया है। तो इसी सब से हमें पता चलता है पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पदार्थ क्या होता है हमारा? पदार्थ वह चीज़ है, वह वस्तु है जिसे हम सेंस कर सकें और जो कुछ जगह को घेर ले, ऑक्यूपाई कर ले, उसे हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ के 3 प्रमुख रूप हैं जिन्हें पदार्थ की अवस्थाएं भी कहते हैं। इसके 3 प्रमुख रूप हैं, मतलब एक तरीके से पार्ट्स हैं। पहला होता है ठोस मतलब सॉलिड, दूसरा होता है द्रव्य मतलब लिक्विड, और तीसरा होता है भाप मतलब वेपर। तो अब हम इन तीनों चीज़ को एक ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारा आइस, आइस मतलब बर्फ। अब बर्फ क्या है? सॉलिड है। सॉलिड है मतलब ठोस है। अब वो पिघल जाएगा तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड मतलब बर्फ हमारा पानी बन जाएगा। उसके बाद वेपर मतलब, अब कैसे समझेंगे वेपर को? कैसे समझेंगे? पानी को जब गरमाया जाता है ज़्यादा टेम्परेचर पे, तब वो क्या करता है? वह भाप में बन जाता है, उससे भाप निकलती है। अब हम लोग पढ़ते हैं दृढ़ पिंड या वस्तु, इंग्लिश में कहते हैं रिजिड बॉडी। तो अब हम पहले रिजिड बॉडी को बेसिक समझ लेते हैं। रिजिड बॉडी का बेसिक क्या होता है? बेसिक यही होता है, एक बार इंग्लिश में समझते हैं फिर हिंदी में समझेंगे। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कैन नॉट डिस्प्लेस हिज पोजीशन। जब कोई भी बाहरी बल हम किसी भी वस्तु पर लगाते हैं और वह वस्तु अपने जगह से हिलती तक नहीं है, तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब हम मैकेनिक्स में समझ लेते हैं। मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी को क्या कहा जाता है? यह वह पिंड है जिस पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर बल लगाने पर नहीं बदलता। अर्थात दृढ़ पिंड का अत्यधिक बल लगाने पर भी विरूपण मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होता। तो इसको आप समझते हैं रिजिड बॉडी के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच में जब हम बल लगाते हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। अर्थात मतलब दृढ़ पिंड का अत्यधिक बल लगाने पर डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है विरूपण, और इंग्लिश में उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। डिफॉर्मेशन, जब कोई भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तब वो अपने शेप, साइज, लेंथ को चेंज कर देता है, तो अब उसे हम कहते हैं कि यह वस्तु डिफॉर्मेशन हो गई है। जैसे हम समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डिफॉर्मेशन का। स्प्रिंग, स्प्रिंग समझ रहे हैं ना? जैसे इलास्टिसिटी भी कहा जा सकता है स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग पे जब हम कोई बल लगाते हैं तब वो अपने शेप साइज को चेंज कर लेता है। मतलब जब भी हम उस पर बल लगाते हैं, स्प्रिंग पहले चौड़ा रहता है, लंबा होता है, जब भी बल लगाते हैं तो वो चपट्टा हो जाता है, एकदम चिपक जाता है। तो उसे हम ये कहेंगे कि वो डिफॉर्म हो गया, मतलब वो अपने शेप साइज को चेंज कर लिया। वास्तव में सिद्धांत रूप से कोई भी दृढ़ पिंड संभव नहीं है। मतलब अगर कोई भी सिद्धांत है उससे हमारा जो रिजिड बॉडी है वो संभव नहीं होता है, ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। सिद्धांत के रूप से ये कहा गया है। परंतु इंजीनियरिंग
प्रयोग में बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम या परिवर्तन नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम परिवर्तन होगा या तो परिवर्तन ही नहीं होगा, इस परिवर्तन से बलों के प्रभाव पर अधिक अंतर नहीं पड़ता, उसे दृढ़ पिंड माना जाता है। मतलब हम यह समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर हम अगर बल लगा रहे हैं तो वो अपना बहुत ही कम बदलाव करे या फिर समझ लीजिए एकदम थोड़ा सा बदलाव हो जिसे हम अपने आँख से देख भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार समझिए, इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, वह दृढ़ पिंड कहलाता है। तो अब अदिश एवं सदिश राशि को पढ़ते हैं। इंग्लिश में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशि वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण समय, तापमान, द्रव्यमान, दूरी, चाल, शक्ति इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि वो भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए कोई रिजल्ट देना पड़े, बहुत ही आवश्यकता हो। जैसे कि समय के लिए तुम एक एग्जैक्ट टाइम बताते हो उसको व्यक्त करने के लिए। जैसे एग्जांपल में 4 बज रहा है, 4:15 हो रहा है, तो तुम एक एग्जैक्ट टाइम बताओगे 4:15। तो यह हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि। वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इसमें परिमाण तो होता ही है, उसके साथ साथ दिशा भी जुड़ जाती है। मतलब वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़े, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, मतलब सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि आपसे कहा जाए कि एक पिंड को 10 मीटर विस्थापित कर दीजिए, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर तक करिए, आप इस निर्देश को तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको यह ना बता दिया जाए कि पिंड का विस्थापन किस दिशा में करना है। हाँ, ये सही है। मतलब आपको जब पता ही नहीं रहेगा, आप इस निर्देश को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। किस वजह से? आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको विस्थापन किस दिशा में करना है, ईस्ट में करना है, वेस्ट में करना है, कि नॉर्थ में करना है, साउथ में करना है, किस दिशा में करना है। हमको जब पता ही नहीं रहेगा तो विस्थापन हम कहाँ करेंगे। इससे स्पष्ट है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा विस्थापन है वह एक सदिश राशि है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोग को। और इस लेक्चर को अब दोबारा से दूसरे चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही है। इस लेक्चर के व्यूज़ का एम बस मैं 200 ही रखता हूँ, मुझे 200 व्यूज़ मिल जाए बस इस लेक्चर से। और दोस्तों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।